तो क्या हालचाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ सूटी में। देखिए, आज आपको मालूम है कि आज 22 तारीख है और कल 23 और 24 हो जाएगी। यानी 23 को भी फिजिकल वेरिफिकेशन है, 24 को भी फिजिकल वेरिफिकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड के बारे में। अब भैया, ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड की चीज़ों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, प्लस जानकारी से निकालना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिन से ही तो सैटरडे संडे वीकेंड्स ही चल रहे थे, तो वीकेंड्स में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपके लिए जितनी जानकारी से मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। अब ये वीडियोस उन बच्चों के लिए जिनके पास मेल आ चुका है, जिन बच्चों के पास मेल नहीं है उनके लिए डेडिकेटेडली वीडियो बना दी है। होपफुली आपको वो समझ में आ गया होगा और आपने उसको जाके ज़रूर देखा होगा। तो अगर आपके पास मेल आ गया, अब क्या सीन रहने वाला। हो सकता है कि आपको 23 तारीख को बुलाया गया, हो सकता है आपको 24 तारीख को बुलाया हो। आपका टाइमिंग हो सकता है 11 बजे हो, 1 बजे हो, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है, आपके मेल पे सब कुछ मेंशन है। क्या सबसे पहला डाउट होता है, क्या भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है? क्योंकि मेल में ये नहीं लिखा है कि मेरे को कौन सा कॉलेज एंड कौन सा कोर्स मिला हो। एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसको 94% पे भी मेल आया है, एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसको 85% पे भी मेल आया, और दोनों भैया बीए प्रोग्राम के। तो क्या मेरे को भी अच्छा मेरी हायर प्रेफरेंस मिलेगा या उस बच्चे को भी अपनी हायर प्रेफरेंस मिलेगा? सारी चीज़ें बात करूँगा ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो ये पता हो कि आपको टाइमली पहुंचना है, ठीक है। कुछ किसी भी हाल में टाइमली पहुंचना है। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ नहीं है कि जो पहले आया उसको मिलेगा। हाँ, जो नहीं आया उसको तो नहीं मिलेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है। एक और चीज़, टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको 11 बजे बोला है तो 11 बजे आप मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर होने चाहिए, जहाँ पे भी आपको वेन्यू दिया गया है। अगर आपको 1 बजे बोला है तो 1 बजे आप वहाँ पे अंदर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि भैया कौन से डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट जो कि आपको लेके जाने चाहिए। तो वो आपके मेल में ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। फिर और आगे बात करते हैं कि हॉल वाले दिन उस दिन क्या क्या होने वाला है। तो बच्चा ये देखो, जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक बच्चे को मेल आया है, ठीक है। ये मेल कब आया था? ये एससी कैटेगरी का बच्चा था, तो इसको लगभग 6 बजे करीब 20 तारीख को मेल आया था। अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ क्या क्या लेके जाना है, और मेल में ऑलरेडी आपने चीज़ें पढ़ रही होगी तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगा समझने में। देखो, सिंपल सी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मल्टीपर्पज़ हॉल में विजिट करना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ तक कैसे जाना है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा 2-3 बजे तक। होपफुली आप अपने ट्रेन में बैठे हो या निकल गए हो, जितना दूर हो उस हिसाब से, और पर्टिकुलर डे को पहुँच जाए। साफ मेंशन कर रखा है कि टाइमिंग जो है आपका 11 बजे है AM सुबह, और सितंबर 23 तारीख को ट्यूसडे को आपको विजिट करना है, तो पर्टिकुलर टाइम पे ज़रूर जाना। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, सबसे पहले वो देख लो। प्रिंट कॉपी ऑफ दिस लेटर, ये जो आपके पास अभी ये लेटर आया है, ये आधा है और ये पूरा है, टोटल मिला के इसका एक प्रिंट निकलवा के रखना है, ठीक है। एक पूरा का पूरा प्रिंट निकलवा लेना। उसके बाद एनी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, ID प्रूफ में कई बच्चे ये पूछते हैं, भैया मेरा आधार कार्ड में दिक्कत है, भैया मेरा उसमें ये दिक्कत है। तो ज़रूरी थोड़ा है कि आपको आधार कार्ड ही दिखाना, आप कोई और सा वैलिड ID कार्ड दिखा दो। वैलिड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पेन कार्ड होना है तो पेन कार्ड हो वो दिखा दो, पासपोर्ट हो वो दिखा दो, ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिखा दो, वोटर ID कार्ड है वो दिखा दो। कुछ भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, जो ठीक है वो दिखाना, लेकिन ओरिजिनल दिखाना, ठीक है। डिजी लॉकर को कोशिश करना अवॉइड करें। थर्ड जो है, प्रिंट कॉपी ऑफ द UG CSAS फॉर्म। देखिए, UG CSAS फॉर्म कहाँ पे आपको मिलेगा? आप अपने CSAS पोर्टल पे लॉगिन करो, ऊपर ही लिखा है एप्लीकेशन 1, ठीक है। एप्लीकेशन 1 में सारी की सारी जानकारी से आपकी इमेज, आपका डिटेल सब कुछ मेंशन है, उसको आगे पीछे प्रिंट आउट करवा लो। कोशिश करना कि जो आपकी इमेज वाला पोर्शन है ना वो कलर है, ठीक है। तो पहला जो पेज होगा वो कलर निकलवा लो। ऑलमोस्ट 3 कॉपी में निकल रहा है डिपेंडिंग ऑन दिस, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा, वहाँ से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फेज 2 में बस आपकी क्या नाम है वो सब्जेक्ट हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे, उसका कोई लेना देना नहीं है, बस फेज़ 1 आपको निकलवाना है, ठीक है। अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ से भी जाके सर्च कर सकते हैं, मैंने इमेज लगा दी है। अब बात करते हैं भैया जो आपका उसके बाद क्या है, मॉप अप एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम अप्लाइड फॉर। मॉप अप एप्लीकेशन यानी जिस बच्चे ने मॉप अप में अप्लाई करा है, हो सकता है उसका पहले से CSAS एलोकेशन ना हो तो उसके पास मॉप अप एलोकेशन होगा, दोनों एक ही चीज़ है, तो उस बच्चे को वो निकालना है। अब बात करते हैं 4th पॉइंट में, क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे सिंपल सा बात है, जिस बोर्ड्स में मान लो डिफरेंट बोर्ड है पूरे इंडिया में, कई बोर्ड में मार्कशीट के साथ आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करे जाते हैं, तो दिए जाते हैं, तो वो बेसिकली लेके जाने। जिसको नहीं दिए जाते उसको नहीं लेके जाना। क्लास 10 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपको क्लास 10 में वही मार्कशीट लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, ये डेट ऑफ बर्थ के काम आएगा। डेट ऑफ बर्थ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लास 10 की मार्कशीट से सेम मैच हो जाता है।
कैटेगरी, अगर किसी बच्चे ने किसी कैटेगरी से अप्लाई करा है, जैसे कि ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो लेके जाना। अगर आपको मेल जनरल कैटेगरी में आया है और भले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे सिख माइनॉरिटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई ज़रूरत नहीं आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की, आपका काम हो जाएगा। यही है, बस यही डॉक्यूमेंट लेके जाना। भैया टीसी ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कभी नहीं मांगेगा आपसे, ना ही माइग्रेशन मांगेगा, ना ही करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा। ये 3 सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं मांगता, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और क्या लेके जाने की ज़रूरत है? फ़ोटोज़ ले लेना, अपनी काम आएगी, एक्स्ट्रा निकलवा के रख लेना। सेकंड थिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करा के रख लेना। एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा के, जैसे क्लास 12 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा लिए, एंड देन उस पर सेल्फ अटैच लिख देना। और एक और करा के रखना, जो खाली रखना विदाउट सेल्फ अटैच वाले। सेम क्लास 10 की फ़ोटोकॉपी कराना, उस पर भी सेल्फ अटैच लिख देना, और एक और उसकी एमपीटी लेके जाना, ठीक है, जिसमें कुछ ना लिखा हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ भी यही कर सकते हैं, बस यही है आपके पास। अच्छा, ये लेटर ही आपको एंट्री दिलाएगा मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए। अब ये आखिरी में जो मेल है, इसमें बस आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसमें कुछ चीज़ें काम की है जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अपने साथ सिर्फ 2 ही लोगों को ले जा सकते हो। एंट्री लेने के लिए आपके पास सीस का प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके अलावा आप जिस जगह पे जा रहे हो, यानी मल्टीपर्पज़ हॉल जा रहे हो, वहाँ पे ना ही आप फोटोग्राफी, ना ही वीडियोग्राफी, ठीक है, ये सब आप चीज़ें वहाँ नहीं कर सकते। सेकंड थिंग होगा कि आपके लिए और क्या है, कैसे वहाँ पहुँचना, उसके लिए तो वीडियो बना दूंगा। गेट नंबर 2 से जाना है, और लिटरली विश्वविद्यालय से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर आराम से पहुँच जाता हो। आपको ऑटो रिक्शा किसी की भी ज़रूरत नहीं। लगेज है तो आप ऑटो ले सकते हैं। डेडिकेटली मैं वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे वहाँ तक जाना है, तो आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा और कोई चीज़ है जो आपके जाननी ज़रूरी है इस पूरे राउंड में? लास्ट में देखते हैं, नो टीए डीए। टीए का मतलब होता है, मतलब आपका जितना भी खर्चा हुआ है, चाहे आपको सीट मिले चाहे ना मिले, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उसको नहीं देगा। सेकेंड थिंग की बात करेंगे, और कुछ है इसमें आपको बताने लायक? हाँ, टाइम पे पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। अगर टाइम पे नहीं मिलते, जैसे कि 4th पॉइंट में लिखा है, 4th पॉइंट में लिखा, नो रिक्वेस्ट फॉर द rescheduling the allocation slot to be the entered in case of the candidate fails to present physically as per the schedule, the seat will be offered to the next मेरिटर्स कैंडिडेट्स प्रेजेंट। सिंपल सी बात है। जो 4th पॉइंट है उसमें टाइमली पहुंचना, अगर टाइमली आप नहीं पहुंच पाते तो किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। अब इस पॉइंट को नोट करके रखना, मैं ये आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटी छोटी बात को ही अगर आप ध्यान से देखोगे, या कोई बताने वाला अगर ध्यान से देखेगा, तो आपको चीज़ें आसानी से समझा पाए। तो इसको ध्यान से रखना, मैं आपको इसको समझाने वाला। और कुछ काम का है और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है फिजिकली, आप किसी के बिहाफ में नहीं जा सकते। डेट्स इट। अभी बहुत सारे मेल्स हैं जो कि बच्चों को भेजे गए हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में भी भेजे गए हैं। कई बच्चों को 23 को बुलाया, कई बच्चों को 24 को बुलाया, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम आपको मेंशन करना है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो भी आपको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए वो भी बता दें। अब चले थोड़ा काम की बात कर ले, जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। वीडियोज़ में ला दूंगा कैसे आप मल्टीपर्पज़ हॉल तक पहुँच सकते हैं आराम से, उसको देख के आप आराम से पहुँच जाओ। अब भैया, जैसे कि आपने भैया, मैंने अभी 4th पॉइंट बोला, और आपको भी रिमेंबर करने का रहा कि 4th पॉइंट को ध्यान से रखना, उसको पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना। मैं समझाता हूँ क्या चलने वाला है। देखो, आप मल्टीपर्पज़ हॉल में एंटर करेंगे, एंड वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला नहीं। टाइमली पहुँचना वो आपकी जिम्मेदारी है। अब वहाँ पर होगा क्या कि वहाँ पर मान लीजिए बीए की लेके चलते हैं। बीए में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी प्रेफरेंस है, ठीक है, सब बच्चों ने डाल रखे होंगे। सारे बच्चों को एक पर्टिकुलर जगह पे बुलाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बेस्ड ऑन उनके पास एक लिस्ट होगा, मतलब लिस्ट किस हिसाब से होगी, मेरिट के हिसाब से होगी कि किस बच्चे की बीए में जो हमने इनविटेशन लेटर भेजा है, किसको सबसे पहले भेजा है। सबसे पहले भेजने का मतलब उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से उनके पास एक प्रॉपर एक लिस्ट होगी, और वो लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को बुलाना चालू करेंगे कि हाँ भाई आओ, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। वेरिफिकेशन कराने के बाद ये रही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। इस प्रेफरेंस लिस्ट में ये कोर्सेज में सीटें खाली हैं। कोई बच्चा बहुत पहले जाता है, बहुत पहले मतलब सबसे पहले बुलाया जाता है, तो उसके पास ऑलमोस्ट सारे के सारी चॉइस होगा कि इनमें से जो इच्छा है वो चूज़ करते जाओ। ऐसे करते करते धीरे धीरे करते बच्चे बुलाते जाएंगे, और वो अपनी प्रेफरेंस चूज़ करते जाएंगे। हो सकता है कि किसी कोर्स में 2 सीट हो, 3 सीट हो, तो 3 बच्चे बाद वो भर गया, तो जब कोई दूसरा बच्चा आ रहा होगा और उसकी प्रेफरेंस में भी वो कोर्स होगा, तो उसको ये बोला जाएगा कि हाँ, इस कोर्स में सीट नहीं बची है, बाकी अब जो प्रेफरेंस आपकी बची है, इनमें से अगर आपको कोई चूज़ करना है तो चूज़ करते चले जाओ। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। होपफुली एंड में आते आते
मतलब एंड में कौन बच्चा आएगा, जिसको सबसे कम नंबर पे इनविटेशन लेटर भेजा गया उसकी प्रेफरेंस में। तो हो सकता है कि एंड में आते आते आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज बचे हो या एक ही कोर्स बचा हो, देन वो आपको पूछा जाएगा कि आपको ये चाहिए एडमिशन, तो आप इसमें एडमिशन ले लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा एंड देन फीस सबमिट कर दो, ठीक है। तो उसका भी सीट खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, आपको टाइमली वहाँ पहुँचना है और फिर मेरिट के हिसाब से वहाँ पर बुलाया जाएगा, मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पहले चले गया तो वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे एक लाइन बोली गई थी कि अगर आप टाइमली नहीं पहुँचते तो किसी और बच्चों को अलोकेट करें। इसका सिंपल सा मतलब है, मान लो वहाँ पे लगभग 1000 बच्चे थे, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरा नंबर था अकॉर्डिंग टू 600 पे मेरा नंबर आने वाला था, यानी 600 बच्चों मतलब 599 बच्चों के बाद मेरे को बुलाने जाना था। अगर मैं वहाँ पे नहीं जाता और मैं मतलब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता और जब मेरे को बुलाया जाता है तो मैं वहाँ पे नहीं अवेलेबल होता, तो ऑब्वियसली बात है मेरे बाद वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मेरे बाद वाले बच्चों को बुलाया जाएगा तो जो सीट मेरे को मिल सकती थी वो फिर उसको ऑफ़र करी जाएगी, क्योंकि मैंने तो मैं तो अभी प्रेजेंट ही नहीं हूँ, तो मैं सीट कैसे एक्सेप्ट करूँगा। तो ये बस आपको समझाना है कि हाँ, टाइमली पहुँचना ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब मेरिट के हिसाब से आपको बुलाया जाए तो आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, तभी आप अपनी प्रेफरेंस में से एक अच्छा कोर्स चूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे अलोकेशन ये नहीं है कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है, यहाँ पे ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप वहाँ पे पहुँचे हो, आपको बुलाया गया है कि आपको चूज़ करना है, तो आपकी प्रेफरेंस में जितनी अवेलेबल प्रेफरेंस है उसमें से आपको चूज़ करने को दिया जाएगा। हो सकता है कि किसी बच्चे के पास चॉइस करने के लिए मान लो मैं ही जा रहा हूँ, मैं 600 पोजीशन पे जा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे को चॉइस करने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 ऑप्शन बचे हो, क्योंकि मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में 15 ही डाले थे जिनको मेरे को चाहिए थे। मैंने ऐसे कोर्सेज डाले ही नहीं जो मेरे को नहीं चाहिए थे। हो सकता है कि कोई बच्चा मेरे बाद आए, 800 900 पोजीशन पे आए और उसको प्रेफरेंस चूज़ करने के लिए ऑलमोस्ट 50 प्रेफरेंस को ऑप्शन दिया गया, इन 50 में से कोई सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि उसने वो कोर्सेज भी डाले हैं जो मैंने नहीं डाले थे। मैंने सोचा था कि मैं लूँगा नहीं, तो उसको ज़्यादा चॉइस दिया जाएगा चूज़ करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली बात है चॉइस क्या होगा, डाउनग्रेड ही होगा। मैंने नहीं डाला, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, मेरे को पहले बुलाया गया है, मेरे को चॉइसेस कम दिया जा रहा है, लेकिन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो वो डिमांडिंग कोर्स थे जो मैंने अपने प्रेफरेंस में डाला। तो कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 1-2 ही कोर्स डाला है। तो अगर इन्विटेशन लेटर आपके पास आया है, इसका मतलब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में से किसी एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब वो एक कोर्स कौन सा है वो उसी दिन ही पता चलता है कि हाँ, इस कोर्स के लिए मैं एलिजिबल हो चुका। हो सकता है कि किसी बच्चे ने 5 ही प्रेफरेंस डाली हो, तो 5 प्रेफरेंस डाली और उसके बाद भी उसको इनविटेशन लेटर गया है और वो 5 प्रेफरेंस टॉप की ही थी, तो ऑब्वियसली बात है उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसको बुलाया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि इन 5 में से कोई एक सिलेक्ट करो। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर बच्चे से पहले कोई और बच्चा आ जाए, तो उसको चूज़ करने के लिए इस बच्चे तक आते आते ऑप्शन 4 बंद हो चुके होंगे, तो एक बचेगा तो उसको वो एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि वो जो 4 है मेरे को उनमें से दो। ठीक है, आई बात समझ में आपको क्या चलने वाला है मल्टीपर्पज़ हॉल में। तो सारी चीज़ें मैंने आपको मल्टीपर्पज़ हॉल के रिगार्डिंग समझा दी, डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, कैसे पहुंचना है वहाँ बता दिया, कैसे सीट अलॉटमेंट होगा वहाँ बता दिया। एक लास्ट एडवाइस आपके लिए, हो सकता है कि कई बच्चों को मैंने कब से एडवाइस कर रखा है कि बच्चा प्रेफरेंस नहीं है, ये चॉइस फिलिंग है। चॉइस वही डालना जो कोर्स आपके लिए चाहिए, आपको चाहिए हो। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर आया है, आपने चॉइस फिलिंग में ऐसे भी कोर्सेज डाल दिए जो आप पढ़ना नहीं चाहते, तो 2 सवाल करिएगा अपने आप से। सबसे पहली बात, अगर मेरे को इस साल एडमिशन नहीं मिलता है तो मेरा काम चल जाएगा? अगर जवाब आता है चल जाएगा, तो वहीं पे साफ बोल देना कि मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं है, और किसी बच्चे का विड्रॉल अमाउंट है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ये भी ज़बरदस्ती नहीं है। मना कर देना कि मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, मेरे को पेमेंट नहीं करना, मैं घर जा रहा हूँ। तो कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती करा नहीं जाएगा कि आपको लेना है तो लेना है, इन्विटेशन करके बुलाया है तो लेना ही है, वो नहीं। अगर नहीं पसंद है, नहीं लेना है, मत लो, ठीक है। विड्रॉल अमाउंट आपका अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास है वो रिफंड हो जाएगा, वो नहीं फंसेगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये लास्ट एडवाइस था। बाकी उसके बाद आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा, कोर्सेज मिल जाएगा, एंड देन आपका एडमिशन भी हो चुका होगा फीस सबमिट करने के बाद। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेजेस में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे कॉलेजेस वहाँ पे अवेलेबल होंगे जो एडमिशन दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ चीज़ों को तो इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो पता चला है कि सारे के सारे कॉलेजेस वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरिट के हिसाब से आपसे पूछा जाए कि हाँ, आप इस कोर्स के लिए प्रेफरेंस में
अवेलेबल हैं, आपको इनमें से कोई चूज़ करना है। तो मैंने मान लो अगर आत्माराम सनातन धर्म चूज़ करा और आत्माराम सनातन धर्म में ऑलमोस्ट 10-15 वैकेंट सीट खाली थी डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, तो फिर मेरे को मेरी चॉइस हो गया आत्माराम सनातन धर्म, तो फिर मेरे को आत्माराम सनातन धर्म वाले पोजीशन पे भेज दिया गया जहाँ पे भी उस कॉलेज के लोग बैठे होंगे, और फिर वहाँ पे जाके आप वेरिफिकेशन वो करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद मेरे को एक सीट एलोकेट करेंगे मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग, एंड देन वहाँ पे मैं पेमेंट कराऊँ। धीरे धीरे करके वो डाटा इधर भी शेयर करते रहेंगे कि इतनी सीटें भर चुकी है, एंड जैसे वो भर जाएगा वो कॉलेज अपना एडमिशन प्रोसेस बंद कर देगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, 23 से रहेगा, 24 से रहेगा, और ये आगे प्रोसेस 29 तारीख तक चलता रहेगा। धीरे धीरे करके मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज, मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस भरते जाएंगे और उसकी सीटें क्लोज होती जाएंगी। तो अगर आपके पास इनविटेशन लेटर बाद में आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको डाउनग्रेड कॉलेज एंड डाउनग्रेड कोर्स ही मिलेगा। जो भी मिलेगा, कौन सा मिलेगा ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा एट द लास्ट ही आपके प्रेफरेंस मिलेगा। हो सकता है कि मिड रेंज का कोई मिल जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। टॉप के नहीं होंगे, बस ये याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई ये कहेगा कि अपनी तरफ से बताने की कोशिश करिए, थोड़ा बहुत आइडिया अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करिए, लेकिन क्या क्या हो सकता है वो संभावना मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, ताकि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन में कमेंट कर लेना। एडमिशन हो जाने के बाद आप अगले दिन से कॉलेज जा सकते हैं। तो अगर एडमिशन हो जाता है, पेरेंट्स के साथ आए हो, जल्दी फ्री हो जाते हो, तो सबसे पहले अपने कॉलेज विजिट करो। एडमिशन हो चुका है तो कॉलेज विजिट करो। कॉलेज विजिट करने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है कि कॉलेज में जाके कॉलेज से पहले हॉस्टल तो नहीं मिल पाएगा आप किसी को भी, अभी आपको पीजी या फ्लैट लेना पड़ेगा। सबसे बेटर रहता है पीजी लो, ठीक है। फिलहाल के लिए पहले साल के लिए पीजी लो, क्योंकि पहले साल में दिक्कत होता है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर तो रूम भी ले सकते हो, फ्लैट को थोड़ा अवॉइड करना। भैया एक अच्छा पीजी कैसे सजेस्ट करोगे, बहुत सारे जवाब आएंगे, भैया अच्छा पीजी बताओ, अच्छा पीजी बताओ। देखो, अच्छा पीजी ढूंढने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा इसमें, और सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। मैंने कई बच्चों को ये रिकमेंड करा और मैंने खुद भी अपने टाइम पे यही करा था, तो बहुत फ़ायदेमंद। आपको क्या करना है, आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाओ, अपनी क्लास में जाओ। क्लास ऑलरेडी 1 महीने से चल रही है, तो ऑलमोस्ट क्लास की स्ट्रेंथ किसी कोर्स में 50, 100, 200 होगी, ठीक है। वहाँ पे दोस्त बने चाहे ना बने, लोगों से बात करो, ठीक है। क्लासमेट से अपनी बात करो कि भाई तुम किस पीजी में रह रहे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि तुम किस पीजी में रह रहे हो, कैसा पीजी है, उसकी कंडीशन कैसी है, खाना अच्छा है, पैसा कितना लग रहा है। भाई ऐसा तो नहीं है कि तूने पीजी लिया और फंस गया, तो वो सब रिकमेंड करेंगे, वो तुमको पहले ही बता देंगे कि यार मेरा पीजी अच्छा है, तू आ जा, यार मेरा पीजी अच्छा नहीं है, मैं तो फंस गया, तू मत आइयो, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा पीजी मिल जाएगा। और पीजी में रूम खाली होते हैं, डोंट वरी कि पीजी में रूम खाली नहीं होते, पीजी में रूम खाली होते, बहुत बड़े बड़े पीजीज होते हैं। तो ऐसे करके आप बात कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग लोगों से बात करो, और एक दो दोस्त बन जाते हैं तो उससे बोलो यार और क्लास से बात करवा दो, मेरे को पीजी के बारे में जानना है, ठीक है। तो वो एक अच्छा पीजी आपको सजेस्ट करते हैं, खुद लेके भी चले जाएंगे, ऑनर से भी बात कर लेंगे, पेमेंट भी हो जाएगा, आपका क्लास का दोस्त वहाँ पे रह भी रहा है तो आपका और भी काम हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे आप सेटल भी हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से पीजी ढूंढा जाता है, ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, आपस में ही स्टूडेंट ढूंढ लेते हैं पीजी। सेकेंड ईयर में आपको चेंज करना है, क्या करना है, वो तो बाद की बात है, लेकिन किसी भी पीजी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 1 महीने की सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है। अगर आप 1 साल से पहले खाली करते हैं तो वो पैसा नहीं दिया जाता, यानी पहली बार में 2 महीने की फीस, मतलब 2 महीने का आपका पैसा लिया जाता है। एक तो पहला कि उस महीने का चार्ज आपसे एडवांस लिया जाएगा, और एक सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाएगा, और ये सिक्योरिटी अमाउंट उस पर्टिकुलर पीजी के पास जमा रहता है। अगर आप 1 साल से पहले खाली करते हो तो वो सिक्योरिटी अमाउंट वो रख सकता है, वो देगा नहीं। तो ब्रोकर से बढ़िया है दोस्तों से बात करो, और अगर उन्होंने सजेस्ट करा कि यार मेरा पीजी अच्छा है तो प्लीज़ उनके पीजी में चले जाओ। डेट्स इट, मेरी तरफ से यही है। बाकी अपने कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से करना, और डिस्क्रिप्शन में आपके पास चैनल का लिंक होगा, इन डेप्थ नॉलेज 2.0, उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी उसमें मैं इंटर्नशिप को लेके, स्कॉलरशिप को लेके, प्लेसमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला, प्लस आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसको कैसे कवर करा जाए, सारी जानकारी करूँगा। एंड अब उसको थोड़ा और प्रोफेशनल की तरफ हम बात करेंगे, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि डिफरेंट कंपनीज़ में हैं, प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ कैसे कैसे करे जाते हैं, इंटर्नशिप कैसे आपको निकाली चाहिए, ठीक है, लिंक्डइन कैसे बनाया जाए, और अगर आप आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो चीज़ों के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या आपको करना है। तो डिस्क्रिप्शन में इन डेप्थ नॉलेज 2.0 का लिंक होगा, उसको जाकर सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, इन डेप्थ CUT PG नाम का, तो उसमें जनरली आपको पढ़ाया तो नहीं जाता, उसमें जनरली आपको अपडेट दिया जाता है, जानकारी दी जाती है कि आगे जाके हायर ग्रेजुएशन के कितने सारे स्कोप, और हायर ग्रेजुएशन कौन सा बच्चा किस स्ट्रीम से कौन सी हायर ग्रेजुएशन कर सकता है, या फिर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है।
तो नॉट ओनली रिलेटेड टू द पीजी सीयूटी पीजी, इट्स कवर ऑलमोस्ट पीजी एग्जाम्स, जिसमें आपको आईआईटी जैम ले लो या दूसरे एग्जाम्स ले लो, चाहे अगर फॉरेन जाने के एग्जाम ले लो, सारी जानकारी दी जाएगी ताकि आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो हो कि मेरे को अभी से किन चीज़ों को ध्यान देना, जो आपके काम की होगी आप उसको देखो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो। इसलिए इनडेप्थ नॉलेज 2.0 और इनडेप्थ सीयूटी पीजी बहुत अच्छा चैनल है, उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी स्टे कनेक्टेड विद द इनडेप्थ सीयूटी यूजी एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर कर दो सारी की सारी जानकारी, और होपफुली आपको सारी चीज़ें एडवाइस समझ में आ गई होगी। एंड मल्टीपर्पज़ हॉल तक जाने का रास्ता मैं आपको ऑलमोस्ट 2 या 3 बजे तक आपको वीडियोस दे दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद, और सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सीट मिल चुका है। आपको मेल आया तो आपका 100% एडमिशन हो चुका है। आपकी मेरिट में से आपको, मतलब आपकी प्रेफरेंस में से आपको कोई किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। बस आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ठीक है तो आपका एडमिशन 100% हो चुका है। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉलेज के टाइम बहुत आपकी हेल्प करी जाएगी, कॉलेज में एडमिशन में हेल्प करी गई, कॉलेज के टाइम भी बहुत हेल्प करी जाएगी। स्टे कनेक्टेड विद, और टेंशन नहीं लेना। तब तक के लिए कॉलेज को एंजॉय करो, ज़्यादा टेंशन मत। तो फिर मिलेंगे नई चैनल पे एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, चलिए।